समझा? अच्छा, ये फोर्थ केस देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक ये R1 केस है। यहां से यहां तक R1 लेंथ है और यहां से यहां तक R2 लेंथ है। तो आप क्या बोल सकते हो कि C1 C2 जो लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर है, वो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ R1 माइनस R2। मैंने मॉड क्यों लगा दिया? इसलिए क्योंकि पता नहीं ना R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है। हाँ, जैसे इस तरह से फिगर दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो दिख रहा है कि C1 रेडियस R1 बड़ा है ना? तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन जब आप सर्कल देखोगे तो ये पता नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया? मॉड लगा दिया R1 माइनस R2। तो वो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये वाली बात खत्म हो गई है। ठीक है, अपने आप ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो अब देखो यहाँ पे, ये जो सेकंड केस है और फोर्थ केस है, इन दोनों को ध्यान से देखो, है ना? और ये जो तीसरा केस है, क्या ये फोर्थ और सेकंड के बीच वाला केस है? क्या इतनी बात समझ है? तो बताओ थर्ड के लिए क्या कंडीशन होगी कि दोनों सर्किल इंटरसेक्ट करें। तो यहां पे देखो, यदि हम बात करें C1 C2 की, C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो ये क्या होगा? ये लेस देन होगा R1 प्लस R2। मतलब इससे तो छोटा ही होगा ना, R1 R1 प्लस R2 से छोटा होगा, लेकिन इससे बड़ा होगा। ये देखो, ये दो एक्सट्रीम सिचुएशन है, R1 माइनस R2 से बड़ा होगा। तो ये कंडीशन होगी थर्ड सर्किल के केस, थर्ड के केस में। यदि दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो ये कंडीशन फुलफिल जरूर करेंगे। क्या इतनी बात समझ है? अच्छा, ये वाली सिचुएशन में देखो, फिफ्थ वाले में, तो इसमें क्या है कि जो C1 C2 डिस्टेंस है वो लेस देन है मॉड ऑफ R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 से छोटा है, तो ये फिफ्थ वाला केस बन रहा है। और सिक्स वाला केस कब बनेगा? देखो, इसमें जो सिक्स वाले केस है, इसमें C1 C2 के बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस वो ज्यादा है किससे? ग्रेटर देन है R1 प्लस R2 से। तो देखो, ये 6 पॉसिबल केसेस बनेंगे और उनमें अलग अलग कंडीशन। आई थिंक ये सारी कंडीशन समझ आ गई होंगी आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 कंडीशन है, इनको याद रखनी है, समझना है पहली बात तो, फिर याद रखना है। तो क्या पहले समझ आ गया ये? जब भी ऐसा हो कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो इसका मतलब है कि दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। यदि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर दोनों के रेडियस के डिफरेंस के इक्वल हो, तो इसका मतलब है दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं। यदि ये कंडीशन आ रही है, इसका मतलब दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, मतलब वो कोसेंट्रिक सर्कल है। ठीक है। यदि ये कंडीशन बन रही है कि सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस से भी कम है, तो मतलब एक सर्कल कंप्लीटली इनसाइड अदर है, बट दोनों कोसेंट्रिक सर्कल नहीं है। यदि ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस उनके रेडियस के सम से ज्यादा है, तो दोनों सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है। आई थिंक समझ में आया ये? ठीक है। अब जब आपको रिलेटिव पोजीशन समझ ही आ गई कि दो सर्कल के बीच में रिलेटिव पोजीशन इस तरह का है, तो अब देख लेते हैं कि इनके बीच में रेडिकल एक्सिस कैसे बनती है और क्या होती है बाय द वे। तो देखो, ये सेकंड वाले केस में क्या होता है कि जो रेडिकल एक्सिस आती है, वो रेडिकल एक्सिस इस तरह से आएगी। ये जो कॉमन टेंजेंट जो होती है, दिस इज कॉमन टेंजेंट, ये आ जाएगा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये कॉमन टेंजेंट भी होती है, कॉमन टेंजेंट। यदि आपको पता चल गया कि दोनों सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और पूछ लिया कि कॉमन टेंजेंट बताओ, तो इनडायरेक्टली आपको निकालना क्या है? रेडिकल एक्सिस निकालना है। वहां रेडिकल एक्सिस निकालना आसान होगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, तो कॉमन टेंजेंट भी आ जाएगी। वरना फिर आप क्या करोगे? आप ये देखोगे ये टच कहाँ कर रहे हैं, दोनों दोनों को टच करने वाला पॉइंट पता करना है, फिर वहां पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे। तो अदर वे थोड़ा लेंदी प्रोसेस है,
और ये शॉर्टकट हो जाएगा S1 माइनस S2 यदि आपको सर्कल की रिलेटिव पोजीशन पता है और ये पता है कि दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ है? अच्छा, फोर्थ वाले केस में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो रेडिकल एक्सेस देखो C1 C2 लाइन ज्वाइन करते हैं, तो इसमें जो रेडिकल एक्सेस आती है ये भी कॉमन टेंजेंट ही है। ये S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 है, ये भी कॉमन टेंजेंट है। जहां टच कर रहे हैं वहां पे ये रेडिकल एक्सेस भी टच करेगा। समझ है? अच्छा, इस वाले सिचुएशन में, थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में जो होगा, ये रेडिकल एक्सेस है और ये कुछ इस तरह से, और ये परपेंडिकुलर, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। ये S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, इसमें कॉमन टेंजेंट नहीं है ना ही। देखो इसमें क्या होता है, यदि एक वन कंप्लीटली इनसाइड है तो रेडिकल एक्सेस ये कुछ ऐसी आती है, इसके बाहर से निकलती है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। समझ आए? इसके बाहर से निकलती है। और ऑब्वियसली हमने आपको बताया था कि सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन रेडिकल एक्सेस के परपेंडिकुलर होता है, तो हमने ये 90 डिग्री बना दिया। अच्छा, यहाँ पे जो रेडिकल एक्सेस आएगी वो ये है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, और ये भी इन दिसके परपेंडिकुलर होगा। नोट डाउन दिस। अच्छा, पहले वाले केस में इसमें रेडिकल एक्सेस एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, रेडिकल एक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें होता ही नहीं है रेडिकल एक्सेस। देखेंगे एक क्वेश्चन से समझ में आए, समझाएंगे कि क्यों नहीं होती है। नोट डाउन दिस। हो गया? समझ आ गया? अच्छा, ये देखो, ये कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट, इसको बोलते हैं ये कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड भी बोलते हैं, कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड या रेडिकल एक्सेस, इसमें दोनों सेम ही आएगा, ये सिचुएशन है। अच्छा, ये देखते हैं कि रेडिकल एक्सेस पर्टिकुलर इस सिचुएशन में एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से दिस इज y एक्सेस, दिस इज x एक्सेस, है ना, और दो को सेंट्रिक सर्कल ले लेता हूँ, एक का रेडियस 1 ले लेता हूँ और दूसरे का रेडियस 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस वाले सर्कल का नाम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और इस वाले सर्कल का नाम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो लेट से S1 नाम रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 का, और S2 नाम रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यदि हम रेडिकल एक्सेस निकालते हैं, रेडिकल एक्सेस, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 आता है रेडिकल एक्सेस। तो रेडिकल एक्सेस में इज इक्वल टू 0 यदि करते हैं तो पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करें, तो ये क्या देखो 3 इक्वल टू 0, क्या ये ऐसा आएगा? क्या ये पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि कोसेंट्रिक सर्कल के केस में कभी भी रेडिकल एक्सेस आती नहीं है। तो आप लिख सकते हो नोट, रेडिकल एक्सेस does not exist, does not exist in the case of concentric circle, circle. Note down this, note करो फटाफट। कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट डाउन, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन है, एग्जामिन the relative position of two circles
फर्स्ट लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट हम थोड़ी देर में करते हैं। तो अभी आप इनका ही पोजीशन आप बताओ, आंसर करो। तो आंसर आ रहा है इंटरनली टच कर रहे हैं, वेरी गुड। देखो कैसे करना है। तो पहला सेंटर है लेट से C1, तो कितना आ गया 1,2 और R1 देख लेते हैं। R1 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 1 प्लस 4 और C तो 0 है, माइनस 0, तो मतलब √5 आ गया पहले का। अच्छा सेकंड सेंटर है कितना, सेकंड सेंटर है 4,0, 4,0, सॉरी 0,4 है। अच्छा x हो गया, तो ये 0,4 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा R2, R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर 0 प्लस 16 माइनस माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा। तो √20 मतलब 2√5 आ जाएगा ऐसा C1 C2। और C1 C2 डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 4। तो ये √5 आ जाएगा, √5 हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? तो C1 C2 डिस्टेंस जो है वो है √5। और यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करो, देखो 2√5 है, ये √5 है, तो इसमें डिफरेंस करेंगे तो ये आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि C1 C2 जो डिस्टेंस है वो है R2 माइनस R1, इसका मॉड, या R1 माइनस R2 का मॉड। तो ये सिचुएशन क्या बताती है कि ये केस कौन सा है कि वन सर्कल इज टचिंग अनदर सर्कल इंटरनली। जैसे ये C2 है, इसमें देखो रेडियस C2 का रेडियस बड़ा है, तो ये बड़ा सर्कल हो जाएगा S2, और दूसरा जो स्मॉलर रेडियस का है वो ये हो जाएगा, लेकिन ये दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। ये पहला वाला सर्कल है S1 इक्वल टू 0 और दूसरा वाला सर्कल है S2 इक्वल टू 0, ऐसा सिचुएशन है। समझ आया क्या? तो सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली। समझ आए? एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। इसी का सेकंड पार्ट, सेम सिचुएशन थी, मैंने बोला था ना इसके दो पार्ट है, मैं एक देने वाला हूँ, तो एक लिख दिया। एक और केस है, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। नोट करो फटाफट, बताओ इनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, किस तरह की सिचुएशन है। देखो कैसे करेंगे। ये C1, ये सर्कल C1 है, इसका सेंटर हो गया 1,3 और रेडियस R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस 9 और माइनस 9, मतलब ये 1 आ गया रेडियस, रेडियस 1 हो गया। अच्छा ये सेंटर C2 बना देते हैं, तो इसका सेंटर -3,1 आ गया और R2 कितना हो जाएगा कि अंडर रूट 9 प्लस 1 माइनस 1, मतलब ये 3 हो गया। तो यहाँ पे ये R2 कितना हो गया
3 हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे C1 C2 ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3, तो ये 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 16 प्लस 4 20 का अंडर रूट, मतलब 2√5 आ गया, 2√5 आ गया। तो ये C1 C2 हो गया, C1 C2 हो गया 2√5, है ना। और यदि आप ध्यान से देखो R1 प्लस R2 कितना होगा, ये 1 प्लस 3 4 होगा। तो क्या 2√5 ग्रेटर देन 4 है कि नहीं, इज दिस ट्रू? तो आप देखो, मैं इसको स्क्वायर करके देख लेता हूँ दोनों को। तो ये कितना स्क्वायर, लेफ्ट में कितना आ रहा है 20 आ रहा है, और राइट में आ रहा है 16, मतलब ये कैसा है, दिस इज ट्रू। या फिर आप इसकी वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालने से अच्छा है कि स्क्वायर करके देख लो, तो ये तो ट्रू है ना। तो ये ट्रू है, इसका मतलब है कि क्या कंडीशन मिली, C1 C2 की जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है R1 प्लस R2। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कुछ सिचुएशन ऐसी है, एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल ये ऐसा सिचुएशन है, दोनों सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग है और इस तरह का केस बन रहा है। समझ आए, इज दिस क्लियर? तो आज इतना ही करते हैं बच्चे लोग, है ना। विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। और ठीक है।